दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नीतीश का राज तिलक में। बिहार में सरकार बदल रही है और अब कुछ ही देर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो राजभवन पहुंच चुके हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह बिहार के समीकरण अब तक बने हैं और बिहार के समीकरण आगे बनेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बिहार में 2 डिप्टी सीएम वाले जो विषय है उस पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में 2 डिप्टी सीएम वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो 3 कार्यकाल तक उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी, उन्होंने एक बड़ा ही कहेंगे भावनात्मक ट्वीट लिखा था कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे काफी कुछ दिया है और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा तथा कार्यकर्ता का पद कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उनके इस जो आखिरी लाइन थी, कार्यकर्ता का पद, तभी से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि शायद वो डिप्टी सीएम ना रहें, इस बार चेहरे बदले जाएंगे। क्या जरूरत पड़ गई? क्या बीजेपी जो मंत्रिमंडल है उस पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहती है या वहां के जातिगत समीकरणों को साधना चाहती है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का एक्सपेरिमेंट करके किया गया? ये 2 डिप्टी सीएम के पीछे क्या वजह रही है? देखिए, मोटे तौर पर एक तो पहला जो सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि जो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये उनकी नाराजगी है कि इससे साफ है कि डिप्टी सीएम का पद उनसे छीना गया है। मतलब उनकी सहमत से उन्होंने नहीं छोड़ा है, छीना गया है। क्योंकि इसी पर आ गया कि भाई मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता से पार्टी से तो नहीं निकाल दोगे ना। आदमी एक इस स्तर पर भी बात करने लगता है जब बहुत ज़्यादा आहत और पीड़ित होता है। एक पहलू इसका ये है ऐश्वर्या। दूसरा पहलू ये है कि जो बीजेपी ने शुरू से, जैसे आपने कहा, अभी चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र में जो जितने जहाँ भी उनके एलाई हैं, बीजेपी अब एक तरीके से दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, भारत की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। वो अब किसी के कंधे पर रखकर राजनीति या किसी के कंधे पर चढ़कर राजनीति या किसी को अपने कंधे पर चढ़ाकर राजनीति करना नहीं चाहती, क्योंकि अब बहुत भाजपा के जो मौजूदा दौर है वो बड़ा आक्रामक राजनीति का है। और यही वजह है कि देखिए, चाह कर भी नीतीश कुमार नहीं कह पाए, कसमसाते रहे और चिराग पासवान वो काम कर गए, एलानिया काम कर गए कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और बीजेपी के बिहार से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक किसी ने भी उस शक्ति के साथ पूरे चुनाव में चिराग पासवान को नहीं चेताया कि आप ये हरकत बंद कर दीजिए। इसका साफ मैसेज जाता है कि चिराग पासवान जो भी कुछ कर रहे थे उसमें मौन सहमति, किसी प्रकार की सहमत जरूर बीजेपी की रही होगी। और इसकी वजह से बीजेपी की सीटें 74 हो गई 51 से जी। और जेडीयू 71 सीट से 43 सीट पर सिमट गया। तो ये एक एक राजनीतिक जो चातुर्य है बीजेपी का, एक आक्रामक रणनीति है, उसका परिणाम है कि आज जेडीयू को बिहार में उन्होंने सीमित कर दिया और झंडा उठाकर बीजेपी चल रही। एक पहला सवाल, और जो चुनाव उसके अभियान और शपथ ग्रहण तक का ये सफ़र कुछ चंद शब्दों में मैंने ये बयां किया। दूसरा मसला जो है कि 2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत पड़ गई। सुशील मोदी के बारे में तमाम इस तरह की चुनाव से पहले भी बीजेपी नेतृत्व को शिकायत की गई थी, कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी, नेताओं ने शिकायत की गई थी कि इवन जो सीट बंटवारे का समीकरण चल रहा था, सीटों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा था, उस नीतीश कुमार को सुनते हैं। एक बार ऐश्वर्या, नीतीश कुमार आ रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जी। तस्वीरें सामने हैं नीतीश, ऐश्वर्या, तस्वीरें हम सबके सामने हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बता दें आपको, नीतीश कुमार जिन्होंने पहली बार 3 मार्च 2000 को शपथ ली थी और अब 7वीं बार शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, करीब 20 साल बिता चुके हैं। हालांकि बीच में काफ़ी बार दूसरी पार्टी की सरकारें भी लमसम आई और ये नीतीश कुमार ने जो अपनी शपथ थी उसको पूरा कर लिया है। जो सारी औपचारिकताएं थी अब उनको पूरा करेंगे वो। मुख्यमंत्री पद के तौर पर नीतीश कुमार, उनके शपथ ग्रहण समारोह को आप देख रहे हो।
राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। उन्होंने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। 7वीं बार वो शपथ ले रहे हैं। ये चौथा कार्यकाल है उनका। ये चौथा कार्यकाल लगातार है उनका। इससे पहले भी कुछ समय के लिए 3 बार और मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। केंद्र में रेल मंत्री रहे हैं, कई सरकारों में काम किया है उन्होंने। अटल बिहारी की सरकार में भी काम किया है उन्होंने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका शपथ ग्रहण आप देख रहे हैं। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने और बिहार में भी एक रिकॉर्ड बना उनके शपथ लेने के बाद। सन 2003 मार्च 2000 पहली बार नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। हालांकि उस वक्त केवल 7 दिन के लिए ही वो मुख्यमंत्री रह पाए थे, लेकिन 24 नवंबर 2005 तब से उनके मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे 5 साल का जो कार्यकाल था वो उनका पहला कार्यकाल था जो उन्होंने पूरा किया था। और राज्यपाल फागू चौहान के साथ हाथ मिलाते हुए उनको धन्यवाद देते हुए अपनी शपथ को पूरा करते हुए नीतीश कुमार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें बिहार से, जहां पर नई सरकार बनने को है और सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार के बाद अब और किस तरह की मंत्री शपथ लेते हैं, किस तरह के समीकरण बनते हैं, वो अभी धीरे धीरे करके स्थिति साफ होगी हम सब के सामने कि कैबिनेट में कौन कौन जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि नीतीश के कैबिनेट का मोटे तौर पर जो स्वरूप है वो तय हो चुका है। बीजेपी से 7, जेडीयू से 5, हम से 1 और वीआईपी पार्टी से भी 1 मंत्री उनको शपथ दिलाई जानी है। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही पूरी स्थिति जो है वो सही तरीके से साफ हो पाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं। तो सीधी तस्वीरें बिहार से, जिस तरह से पिछले 1 महीने में जो चुनाव को लेकर के पूरी उथल पुथल रही, उस चुनाव के बाद नतीजों को लेकर के काफ़ी माथापच्ची हुई और अब सरकार बनने को है। हालांकि विपक्ष भी यहाँ पर काफ़ी मुखर रहा है और आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट भी किया है। महागठबंधन की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हुई है। इसको लेकर के जो नाराज़गी है तो आरजेडी और साथ ही महागठबंधन विपक्ष ने पूरी तरह से बायकॉट किया है शपथ ग्रहण समारोह। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं तारकिशोर के साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे राजभवन पटना से लाइव तस्वीरें। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। राजकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन पटना से, जहां नई सरकार अब बनने को है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बता दें आपको, बीजेपी की ओर से विधानमंडल दल की बैठक हुई थी और उसमें इस बात को तय किया गया था कि कटिहार से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद को
जो उप मुख्यमंत्री पद है उसकी शपथ दिलाई जाएगी। और अब आपके सामने तस्वीरें, तारकिशोर प्रसाद शपथ ले चुके हैं और शपथ लेने के बाद जो हस्ताक्षर करने की औपचारिकता होती है अब उसको पूरा कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बैठे हुए हैं। तो तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि किस तरह मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन शपथ लेगा। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह जो कि 4:30 बजे तय था, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने शपथ ली और अब डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं तारकिशोर प्रसाद। और हस्ताक्षर करने की बारी जो राज्यपाल हैं उनकी। सीधी तस्वीरें आपको पटना राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां एक एक करके अब शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ रहा है और जो आगे मंत्रीगण हैं, तमाम लोग हैं, वो शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार के ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वो भी बैठे। बिहार में एक बार फिर एनडीए और जेडीयू ने गठबंधन करके सरकार बनाई है। और बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो उनका ये 7वां शपथ ग्रहण समारोह है, 7वीं बार शपथ लेंगे। ऐसी उम्मीद है कि उनके साथ करीब 14 से 15 विधायक शपथ ले सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं रेणु देवी आ चुकी हैं। रेणु देवी भी शपथ ले रही हैं। रेणु देवी जो कि बेतिया से विधायक हैं, वो अब शपथ ले रही हैं। कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। डिप्टी सीएम पद की शपथ रेणु देवी ले रही हैं। बिहार में भी यूपी की तर्ज पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीजेपी कोटे से। कुछ देर पहले तारकिशोर प्रसाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब रेणु देवी वो शपथ ले चुकी हैं और शपथ लेने के बाद औपचारिकता पूरी करते हुए हस्ताक्षर करने की। तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से भाजपा विधायक हैं और रेणु देवी जो कि बेतिया से बीजेपी विधायक हैं। ऐश्वर्या, निश्चित तौर पर जो रेणु देवी का जो चयन हुआ है, ये दोनों नाम अगर कहे जाएं तो जिस तरीके से चमक दमक वाले नेता बीजेपी में हैं, जिनके बारे में कयास हम टीवी चैनलों पर बैठकर लगाते हैं, उनसे इतर हटकर बीजेपी ने, जैसा मैं कह रहा था कि मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बन गए थे तो किसी को सपने में भी नहीं रहा होगा कि मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे, एक नया चेहरा निकाल कर वो लाए। इसी तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन के उन सिपह सालों को सम्मानित किया है। तारकिशोर प्रसाद 80 के दशक में उन्होंने सामाजिक कार्यों से राजनीति शुरू की, संघ से जुड़े रहे, व्यापारियों के बीच उनकी पैठ, और 2005 में कटिहार से पहली बार विधायक बने, इस बार भी कटिहार से विधायक बने हैं वो। और उनका जो राजनीतिक जीवन, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, निश्चित तौर पर वो एक बड़े ही यूँ कहें कि बड़े ज़मीनी नेता है तारकिशोर प्रसाद। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रेणु देवी महिला विंग की प्रभारी रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी अमित शाह की जो अमित शाह की का जो संगठन था जिसके वो अध्यक्ष थे उसमें वो प्रभारी रही हैं, उपाध्यक्ष भी रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीं, 12वीं तक शिक्षित हैं। 2005 में पहली बार विधायक वो भी रेणु देवी बनी, बेतिया से आती हैं, बहुत
पिछड़ा हुआ इलाका है बेतिया, तो एक बहुत जो चारों तरफ से एक जो भौगोलिक संतुलन वो भी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और अगर देखने में आता है कि आरएसएस से भी रेणु देवी का एक अच्छा जुड़ाव रहा है। चौथी बार इस बार विधायक हैं वो, लगातार चौथी बार विधायक हैं, और उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में है जो अपने आप में एक बहुत ही ज़मीनी नेता हैं, बड़ी सुलझी हुई नेता है। विजय चौधरी शपथ ले रहे हैं जेडीयू कोटे से। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी। ये बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री को मिला दें तो चौथी शपथ ली जा रही है। सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, इसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने, फिर रेणु देवी, दोनों उप मुख्यमंत्री, और अब विजय चौधरी शपथ लेते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 14 से 15 विधायक नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। काफ़ी करीबी माने जाते हैं जेडीयू में, बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं। और विजय चौधरी का एक अपना जेडीयू के अंदर एक कद है, पिछली सरकार में भी उनका एक कद था। इसके बाद अशोक चौधरी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अब आज इस बार हो सकता है कि वे थोड़ी देर में शपथ लेते नजर आएँ। नेवालाल चौधरी, शीला मंडल एक धानुक बिरादरी से आती हैं, उनका भी। तो नीतीश कुमार ने भी जाति पिछड़े अति पिछड़े महादलित का एक जो अच्छा खासा समन्वय बनाने की कोशिश की है, जो नीतीश कुमार कोटे के मंत्री हैं उनको भी। दुर्गेन जी, यहाँ पर जिस तरह से जो विपक्ष है उसने इस जो समारोह है उसको बायकॉट किया है, विपक्ष के तेवर भी काफ़ी तीखे लग रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये कार्यकाल काफ़ी चुनौती भरा रहेगा नीतीश कुमार के लिए। निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जब इस चर्चा में और समारोह में हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, पटना में समारोह हुआ और हम अपने स्टूडियो में हैं, तो हम लोग इस बात को पहले ही कह रहे थे कि जो इस चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि अब ये पिछला विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष और ताकतवर है, और ताकतवर के साथ साथ आक्रामक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में जनता के सामने जो मुद्दे रखे हैं, जो वादे किए थे, अब वो जवाब नीतीश कुमार की सरकार से मांगेंगे, बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे मांगेंगे। तो विधानसभा भी बहुत गर्मा गर्म होने जा रही है जब भी विधानसभा का सत्र आएगा। उसके अलावा सदन के अंदर, सदन के बाहर बड़ी चुनौतियां होंगी नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, महागठबंधन ने और आरजेडी ने खासतौर पर यह आरोप लगाया है कि जनादेश का अपहरण किया है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए, और जनादेश का बलात्कार किया है। इस तरीके के गंभीर आरोप जगदानंद सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने लगाए हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और दुर्गेश जी कहिए। दुर्गेन जी, प्रभात जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रभात जी बताइए। आप अभी देख रहे होंगे शपथ समारोह में मंच पे किस बेबसी से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। बिल्कुल, अगली बात यही मैं कहने जा रहा था, और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आप पारखी व्यक्ति हैं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था कि कितना बेबस, कितना असहज नजर आ रहे हैं, वो असहज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दुरेश जी, देखिए उनके साथ जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं, वो एक बड़े भाई की भूमिका में जो पार्टी है, ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वायदा जरूर पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बेबसी दिखाई दे रही है नीतीश कुमार की, एक समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट तक पहुंच गए थे, और किस तरह उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चपल राजनीति से उनको कहां तक सीमित कर दिया कि अब वो मुख्यमंत्री भी अगर बने हैं और आज शपथ लेके मंच में बैठे हैं, तो उनके बगल में 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए हैं कि अब देखिए, अगर आपने हमारे एजेंडे में काम नहीं किया, हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार की जनता के लिए वायदा किया है, आपको पूरा करना पड़ेगा, और आप करेंगे, और हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया है। तो अब जो आपने बात दुर्गेश जी कही, बहुत अच्छी बात कही कि मजबूत विपक्ष, अब नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत विपक्ष से चुनौती है, और दूसरी पार्टी के अंदर चुनौती है, अपने एनडीए के गठबंधन के साथ चुनौती है। तो ये सारी चुनौतियों को किस तरीके से पूरा करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर प्रभात जी, विजेंद्र यादव शपथ ले रहे हैं, जेडीयू के पुराने नेता हैं इस वक्त। आप देखिए कि जेडीयू कोटे से 5 मंत्री,
2 मंत्रियों का कोटा, एक सहनी मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी चुनाव भी हार गए हैं दरभंगा से, दरभंगा की विधानसभा से वो चुनाव भी हार गए हैं मुकेश सहनी, उसके बाद भी वो मंत्री बन रहे हैं। तो कोई ना कोई उनका भी गणित हो सकता है विधान परिषद का हो, वो भी कोई कहीं ना कहीं कोई गणित लगा रहे हैं। दरभंगा के शिवपुरी बख्तियार से वो चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हार गए हैं मुकेश सहनी, लेकिन मंत्री बनेंगे क्योंकि उनको हो सकता है कोई एमएलसी का वादा कर दिया हो बीजेपी ने जब उनको गठबंधन में शामिल किया गया था, एनडीए ने किया हो, वो मंत्री बन रहे हैं। इसी तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जो विधान परिषद के पहले से सदस्य हैं वो बन रहे हैं। हालांकि उनके दामाद बहुत बड़े दावेदार थे, लेकिन दामाद चुनाव हार गए हैं। और मांझी ने साफ कह दिया है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जैसा कोई इतिहास नहीं दोहराने जा रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और बाद में मंत्री भी बन गए शिवराज की कैबिनेट में। तो वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैंने पूरा बिहार चलाया इसलिए मैं मंत्री नहीं बनूंगा। तो एक अच्छी बात की है कहीं जो मांझी जी हैं, उन्होंने ठीक बात कही कि नहीं वो मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को मंत्री बनवा रहे हैं। तो ये जो तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए चुनौती हैं। और बीजेपी की हम लोग बात कर रहे थे, उनके जो कोटे के मंत्री उनकी बात कर रहे थे, तो बहुत ही मतलब एक भौगोलिक जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत साधा। अशोक चौधरी स्क्रीन पर हैं, शपथ ले रहे हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अब जेडीयू में है काफ़ी दिनों से, और नीतीश कुमार के बड़े खास नेता हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के कुछ विधायकों के तोड़ फोड़ भी इन्होंने करने की कोशिश की थी वफादारी में नीतीश कुमार की, लेकिन कांग्रेस ने समय पर डैमेज कंट्रोल कर लिया और स्थितियाँ थोड़ा सा काबू में आ गई। अशोक चौधरी आपकी स्क्रीन पर हैं, शपथ ले रहे हैं, विधायक हैं, तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। और नीतीश कुमार आप देखते हैं, जैसे प्रभात जी ने बहुत पते की बात कही, मैं भी यही देख रहा था कि जो नीतीश कुमार एक औरे के साथ में, एक ठसक के साथ में बैठा करते थे शपथ ग्रहण में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे झुके नज़र आ रहे हैं, झुके कंधे नज़र आ रहे हैं। सुशील मोदी जो उनकी हरदम बात करते थे, मैं चर्चा के दौरान यही कह रहा था कि सुशील मोदी इवन यहाँ तक कि जो पार्टी संगठन के अंदर क्या क्या ये भी आरोप लगे सुशील मोदी पर कि जो बीजेपी रणनीति बना रही है कि नीतीश कुमार को कौन सी सीटें देनी है, कौन सी नहीं दी नहीं है, ये जानकारी भी नीतीश कुमार तक पहुँच जाती थी। तो इसमें शीर्ष नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया था। चुनाव के वक्त कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, लेकिन ये तय था चुनाव के जब सीटों का बंटवारे के दौरान ही कुछ अंदर खाने झंझट शुरू हुआ था, तो उसी दौरान ये तय हो गया था कि सुशील मोदी इस बार शायद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और जो समीकरण साधने की बात है, ऐश्वर्या बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही थी कि यूपी की तरह 2 डिप्टी सीएम, यूपी में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे ऊर्जावान और ऐसे तेज तर्रार नेता हैं, संगठन के एक धड़े ने उनको बांधने की कोशिश जरूर की है। जी, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्गेश जी, हम बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करते हैं तो जिस तरह से भले ही आरजेडी महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन जो आरजेडी है वो भले ही एक सीट ज़्यादा हो बीजेपी से, ताकत उसने अपनी दिखाई है कि एंटी इनकम्बेंसी की एक बड़ी लहर वो खींच करके लेकर के गई। हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब प्रचार चल रहा था तब जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में एक बड़ी भीड़ उमड़ती थी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, युवा के साथ तेजस्वी युवा है उनके साथ अपने आप को जोड़ती है। और साथ ही साथ जब नीतीश कुमार उनकी रैली में जिस तरह से एक प्याज के छिलके भेजे गए या फिर रैली में तेजस्वी के नारे लगे, उस दौरान एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस राज तिलक की भी हम पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही बिहार के जो समीकरण बन रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
फिटनेस हेल्थ ऑयल की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार हम मिलजुल कर मनाएं। हैप्पी दिवाली। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका। आइए आपको शपथ ग्रहण समारोह की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ले चुकी हैं। जेडीयू कोटे से भी 2 मंत्री शपथ ले चुके हैं। बिहार में नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो इस वक्त चल रहा है। पटना में राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार के मुखिया की शपथ ले चुके हैं और इस पर हमारी चर्चा भी लगातार जारी है। जेडीयू कोटे से शीला मंडल शपथ ले रही हैं। फूलपरास विधानसभा से चुनकर आती हैं। बिहार की फूलपरास विधानसभा शीला मंडल धानुक समाज से आती हैं, महादलित समाज से आती हैं और नीतीश कुमार को महादलितों का अच्छा खासा समर्थन है। तो आप जब नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल जो 5 मंत्री उनके कोटे से हैं, जेडीयू कोटे से, उनमें देखिए ब्रजेंद्र यादव पिछड़ा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, अति पिछड़ा शीला मंडल आप देख सकते हैं कि दलित और ये अपने आप में महादलित जो शीला मंडल हैं वो महादलित वर्ग से आती हैं, फूलपरास से विधायक हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक जो सामाजिक समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की उन्होंने और एक भौगोलिक समीकरण भी एक अच्छा खासा नीतीश कुमार ने जो भी उनको मिला है, जो भी जितना भी उनको स्पेस मंत्रिमंडल में मिल रहा है वो कर रही हैं। तो शीला मंडल आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही शपथ लेते हुए। तो जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें चल रही थी, हम लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक संगठन में शुरुआत में योगी जी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो भी सामाजिक समीकरणों को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता को संभाला और काम करना शुरू किया तो अपने आप उन्होंने एक मजबूत मुख्यमंत्री की छवि बना ली। और मुझे लगता है कि बहुत कहीं परिस्थितियां ऐसा नहीं कि 2 उप मुख्यमंत्री योगी जी के काम में कहीं समस्या कर रहे हैं या योगी जी को उनसे कोई दिक्कत हो रही, बल्कि वो मीलों आगे नज़र आ रहे हैं योगी जी काम और उसके मामले में। यहाँ भी अब हम देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को एक मानसिक रूप से ये बताने के लिए कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर सीटें लेकर आए हैं, इसलिए 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं और पहली बार। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ईश्वरिया नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे हठी नेता हैं, एक ऐसे जबरदस्त नेता हैं कि वो जो लोग ये जान रहे हो कि नीतीश कुमार किसी दबाव में काम करेंगे, उन्होंने साफ राजनाथ सिंह से कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा लीजिए और हम तैयार हैं उसको समर्थन देने के लिए, जैसा कि वादा है। लेकिन बीजेपी ने वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के आग्रह पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। इसका मतलब बीजेपी को वो ये नहीं कह रहे, वो बहुत बड़े भाई की भूमिका में नहीं आकर हैं। बड़े भाई आज भी नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन ये बातें जो बातचीत है इससे एक मेंटली असर पड़ सकता है, लेकिन कामकाज में क्या असर पड़ेगा, क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि विपक्ष बड़ा ज़बरदस्त है, सरकार के अंदर भी आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी है, तो ये चीज़ें आपको दिक्कत हो सकती हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी
इस टीवी स्क्रीन पर हैं वो शपथ ले रहे हैं। बिहार के सीएम रहे जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी विधान परिषद के सदस्य हैं ऐश्वर्या, और ये चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन मंत्री बन रहे हैं। ये बहुत कुछ संभावना थी कि जीतन राम मांझी अपने दामाद को मंत्री बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दामाद चुनाव हार गए और अब बेटे का नंबर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी से सवाल भी किया गया था कि भाई बेटा दामाद आप 3 सीटें तो आप ही लोग लड़ लिए, अब परिवारवाद पे आप उंगली उठाते हैं, ये क्या है, परिवारवाद नहीं है। तो जीतन मांझी ने कहा कि भाई बहुत वर्षों से ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके के जवाब थे। लेकिन संतोष मांझी एक बार नज़र आ रहे हैं, महादलित वर्ग से आते हैं और संतोष मांझी शपथ ले रहे हैं कैबिनेट मंत्री की। तो इस तरह की तस्वीरें हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। जैसा कि प्रभात जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार की भी सरकार इस बार देखने लायक होगी, सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि विपक्ष ने, महागठबंधन ने, आरजेडी ने, जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी। नीतीश कुमार 71 और आरजेडी की 80 सीटें थी, और उसके बाद नीतीश कुमार अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई उन्होंने। उसके बाद भी अपनी ताकत, इतना कुछ चीज़ें उलट-पलट होने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो बहुत आराम से बैठने वाले नहीं कि घर के अंदर चुनाव हो गया, तेजस्वी यादव घर में बैठ जाए, महागठबंधन घर में बैठ जाए। और महागठबंधन ने बिल्कुल गाजे बाजे के साथ में उन्हें अपना नेता चुना है। तो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि शपथ लेने के अगले दिन से मैं सवाल पूछूंगा, कल परसों से तेजस्वी यादव सड़क पर नजर आएंगे। ऐश्वर्या। बिल्कुल दुर्गेश जी, जहां मजबूत विपक्ष की बात करते हैं, ये प्रश्न मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी पूछा था कि जब चुनाव के लिए प्रचार हो रहा था, पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, तब जिस तरह तेजस्वी की रैलियों में एक बड़ी भीड़ उमड़ रही थी, एक बात बोली गई कि सरकार 15 साल से है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, बड़ा फैक्टर है, वो तेजस्वी के साथ जुड़ रहे हैं। उस वक्त समीकरण काफी ज्यादा बदलते हुए लग रहे थे कि कैसे बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती रहेगी, अगर विपक्ष मजबूत हो जाता है तो कौन किसके साथ जाएगा। शायद यही वजह हुई कि जब एलजेपी चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश को गलत कह करके बीजेपी को सपोर्ट किया, तब बीजेपी ने कोई बात बोली नहीं, क्योंकि तब तक नतीजे निकले नहीं थे और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा था ये बात कोई समझ नहीं पाता। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, समीकरण अचानक से बदले, तब फिर से दोस्ती वापस लौट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस तरह से आंकड़े बैठेंगे उस तरह से दोस्ती, उस तरह से मेल मिलाप रहेगा। निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, बड़ा मौजूद सवाल है। ये मुकेश सहनी हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस बार चुनाव हार गए लेकिन मंत्री बन रहे हैं। इनको आशा होगी कि विधान परिषद में उनको जगह मिल जाएगी, इसीलिए वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कोई बातचीत इनकी, कोई समझौता इनका हुआ होगा एनडीए के साथ में। ये एन वक्त जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, वो विद्रोह करके तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और फिर उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था। मुकेश सहनी बेसिकली मल्लाह जात से आते हैं और एक मल्लाहों की एक बेल्ट है पूरी वहाँ बिहार में। हालांकि वो दरभंगा से इस बार चुनाव हार गए हैं, शिवपुरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हारे हैं वो। लेकिन चूंकि अध्यक्ष हैं और उनके मन में एक तमन्ना थी, वो तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे और सीटों की बात भी कम से कम 25 सीटें मांग रहे थे, जो बात संभव नहीं पाई और तेजस्वी यादव के साथ उनकी बात नहीं बनी और घोषणा भी नहीं हुई, इसी वजह से वो चले गए। मांझी का भी यही हाल था, मांझी तेजस्वी का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रहे थे, कुशवाहा भी आरएसपी वाले वो भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। इन सब सारी चीज़ों को लेकर एक हुआ और आज देखने को मिल रहा है कि जो धड़े महागठबंधन से छिटक कर गए नीतीश कुमार की सरकार बनवाने में, वही धड़े कारगर नजर आ रहे हैं। तो इसे एक दूसरी दृष्टि से महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं उनकी एक चूक भी माना जा सकता है कि कांग्रेस को बहुत ढेर सारी सीटें और ये जो छोटे छोटे एलआई थे जिनके जाति कुनबे थे, एक जाति अच्छा प्रभाव था एक बेल्ट में, तो उनको ये संतुष्ट करके एक तरीके से सत्ता के करीब जा सकते थे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात ऐश्वर्या आपने कही कि तेजस्वी के रैलियों में जिस तरीके से अपार भीड़ निकल रही थी, लोग आ रहे थे, नारे लग रहे थे, भीड़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई किसी सुपरहिट सिनेमा का शो छूटा है, लोग सब तेजस्वी रैलियों की तरफ जा रहे थे, आ रहे थे, शो हो रहा है, इस तरीके की माहौल था। तो नो डाउट इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, हमारे लोग बिहार में रहे हैं, उन्होंने पूरा बिहार को दुर्गेश जी एक बात कहना चाहता हूं जी, बोलिए।
दुर्गेश जी, बोलिए प्रभात जी, बोलिए। पूछिए पूछिए। दुर्गेश जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो आपने विपक्ष की बात कही, विपक्ष बड़ा कमजोर हो गया था, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि विपक्ष से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है? विपक्ष ने जिस तरीके से पूरे बिहार के चुनाव कैंपेन में सिर्फ नीतीश को मुद्दा बनाया था और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियों की आलोचना नहीं की, और उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक 18-20 जनसभाएं तो की तेजस्वी ने रोज, लेकिन जिस तरीके से उनका एक चुनाव कैंपेन होना चाहिए था, उन्होंने रोजगार पे भी फोकस रखा, लेकिन वो केंद्रीय योजनाओं को जिस तरीके से सेंट्रल की गवर्नमेंट या मोदी की सरकार चल रही थी, उन्होंने मोदी पे ज्यादा अटैक न करके उन्होंने नीतीश का ही एक पूरा मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा अब की बार 10 तारीख को नीतीश का हम तख्ता ही पलट देंगे। तो ये सारी चीजें जो चुनाव प्रचार में रही, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को और महागठबंधन को एक नुकसान पहुंचाया। और सबसे ज्यादा कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन रहा, और कांग्रेस में तो आवाजें उठने लगी हैं। अभी जिस तरीके से तारिक अनवर ने भी अपनी सवाल रखे, तो मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सबसे कमजोर पार्टी वहां बन के उभरी, उनमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसा प्रयोग ना हो जाए, कहीं कांग्रेस टूट ना जाए। ये भी एक महागठबंधन का आने वाले समय में एक जो भविष्य दिखाई दे रहा है बिहार का, वो सामने नजर आ रहा है। तो जो ये कलेश जो शुरू हुआ है बिहार की राजनीति में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद माना जा रहा है। क्या ऐसा दुर्गेश जी आपको नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। चूँकि तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, सारी चीज़ें थी कि तेजस्वी यादव के पास जो मुद्दे हैं, इससे बेहतर मुद्दे कोई हो नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव ने जो अपना काम किया प्रभात जी, वो काबिल तारीफ था, बेहतरीन था, अद्भुत था। जो माले और जो अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने जो लेनिनग्राद का इलाका है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो उनका जो सबसे खराब जो मसला रहा वो कांग्रेस का रहा कि उन्होंने 70 सीटें ले ली, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने 70 रैलियां भी नहीं की जाके उन 70 विधानसभा क्षेत्रों में, और बेहद रहे। एक जो पूर्व कोऑर्डिनेटर AICC के सदस्य सुमन शर्मा ने तो ये भी आरोप लगाया कि टिकट बेच दिए कांग्रेस ने वहाँ पे बिहार में। बाकायदे मेरे पास उनका बयान है, क्लिपिंग है, एक इंटरव्यू है। अच्छे खासे बड़े नेता हैं, AICC के कोऑर्डिनेटर रहे, बिहार को देख रहे थे, उन्होंने खुलेआम चीख कर कहा कि शक्ति सिंह गोहिल, अजय कपूर और तमाम लोगों ने जो वहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने टिकटें बेच ली, और जो 30-30 लाख रुपया जो केंद्र से आया, करीब 21 करोड़ रुपया चुनाव लड़ाने के लिए, उसका भी बंदर बांट कर दिया, उम्मीदवारों तक पैसा ही नहीं पहुँचा। तो कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट और ज़्यादा सीटें ले लेना, अगर यही 20 सीटें तेजस्वी और लड़े होते तो शायद आज तेजस्वी यादव शपथ ले रहे होते। जहां तक मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव की लहर थी 100% लहर थी, लेकिन जो महागठबंधन की जो कमज़ोर रणनीति थी, जो तेजस्वी यादव जितना अधिकतम कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन जो अन्य दल थे, खासतौर पर कांग्रेस की जो भूमिका थी कि भाई राहुल और सोनिया, अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेर रहे थे, जमीनी मुद्दे उठा रहे थे, भीड़ हो रही थी, तो राहुल और प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं घेर सकते थे राष्ट्रीय मुद्दों पर? अगर 10 रैलियाँ राहुल और प्रियंका लगातार अलग अलग करते, एक माहौल बनता। लेकिन दूसरी बात और है, आप गाँव में जाइए, हम लोग मधुबनी और आसपास के जो इलाके में गए थे, वहाँ आप देखिए दरभंगा और मधुबनी का जो वो क्षेत्र है, वहाँ जब वहाँ गए तो वहाँ आप गांव में पूछिए जाके, तो ऐसा नहीं है जो अकाउंट में पैसे चले गए हैं कोरोना काल में, जो सिलेंडर मिल गया है। बीजेपी अपने काम को नीचे तक उसका कार्यकर्ता, उसका काडर पहुंचाने में सफल रहा है। इसकी वजह बीजेपी की बढ़ने की सबसे बड़ी यही वजह है। और नीतीश कुमार भी, आप देखिए कि मधुबनी की 10 में 8 सीटें जीत ली, दरभंगा की 10 में 7 सीटें जीत ली महागठबंधन ने, और पूरा जो वो इलाका है मिथिलांचल का, हर बार जो सरकार बनवाते थे वो आपका एक तरीके से आप देखें तो मगध का इलाका सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, जहां आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहता था। लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो मिथिलांचल ने अदा की, और मिथिलांचल में अपर कास्ट के भी अच्छे खासे लोग हैं, तो और बीजेपी की तरफ उनका रुझान है। वो गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को तमाम वो हाशिए पर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो काम है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर घेरते हैं और बात करते हैं कि ठीक है यार, कोई विकल्प नहीं। तो ये भी बात, जो मिथिलांचल का इलाका है, वहाँ कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उस तरीके से चीज़ें रखने में कामयाब नहीं हुई। मिथिलांचल से एक बहुत बड़ी बढ़त, मिथिलांचल में करीब 30 सीटें जो एक्स्ट्रा ये लोग जीत कर आए, उसकी वजह से सरकार में बिल्कुल करीब पहुँच गए।
अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी कोटे से हैं, तो दुर्गेन जी विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को क्या इस तरह से भी समझा जाए जिस तरह से मोदी मैजिक चला है? वो जो राजस्थान के चुनाव को लेकर के जो नारा बड़ा फेमस हुआ था वो यहाँ पर भी आ रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं, वो वाली चीज पर जनता ने वोटिंग की है? नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ये नारे दिल्ली में गढ़े जाते हैं बैठकर, ये नारे आप राजस्थान में गढ़ सकते हैं, लेकिन बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और जो गोपालगंज, आप इधर देख लीजिए, वैशाली, आप जब वास्तव में जाएंगे जमीन में ना तो अलग मसला है। आप देखिए जैसे मगध का इलाका है, पूरा ये इलाका है, यहाँ आप जैसे ही कदम रखेंगे तो लोग कहेंगे लालटेन छाप, ये लालटेन छाप की जमीन है, यहाँ लालू का वर्चस्व है, यहाँ तेजस्वी ने वो कहते हैं लालू 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 का लड़का है, तो एक अलग है। लालू चाहे जितने बड़े खलनायक हो बिहार के, लेकिन अभी एक बहुत बड़े जो इलाका है, जो मगध का इलाका है और जो इधर वैशाली का इलाका है, वहाँ के वो नायक हैं और वहाँ के लोग लालू में खराबी नहीं देखते। वो कहते हैं सड़क दी है, वो कहते हैं कि जो पुल बना है वो लालू ने बनाया 15 साल में, उसके बाद कुछ नहीं बना। तो वहाँ केवल एक जाति नहीं है, वहाँ भूमिहार भी लालू की जय जय करते हैं, यादव उनके अपने वोटर हैं, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया कि बीजेपी का काडर, उनका काम करने का तरीका, उनकी आक्रामक रणनीति, ये उनको लगे। मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मोदी लोग अब बीजेपी नहीं कहते, मोदी को देंगे वोट, मोदी को बीजेपी को कुछ जेडीयू की जो नाराजगी वाली जनता की चीज थी उसको भापा और बीजेपी कुछ भी आप कहेंगे 1% की भी ढिलाई नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद ये भी वजह रही, तभी योगी जी को वहां पर भेजा गया। योगी जी स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे, काफी सारी रैलियां की उन्होंने, वहां पर जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नहीं, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो वो इलाका है, जो सीतामढ़ी का इलाका है, जो मिथिलांचल है, जो जहाँ जो सीता जी का मायका है, वो उस इलाके में योगी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि मिथिलांचल ने बिल्कुल बीजेपी को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई है। पिछले बार यहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा नहीं था, कुल बीजेपी की पूरे बिहार में 51 सीटें थी, मिथिलांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने टारगेट किया, उनके यहाँ रणनीति बनती है और वो चीज़ों को टारगेट करते हैं। रामप्रीत पासवान शपथ ले रहे हैं, मंत्री पद की बीजेपी से हैं। एक पासवान को भी साधने का एक बीजेपी ने अच्छा प्रयास किया है मंत्री बनाकर रामप्रीत पासवान को। फिर हम इसी डिस्कशन पर आते हैं कि योगी जी ने जो चीज़ें की हैं ऐश्वर्या, वो निश्चित तौर पे एक रणनीति है बीजेपी की, रणनीति की किस हमारे स्टार प्रचारक का उपयोग कहाँ करना है। वहाँ उन्होंने कहा है कि हम अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जो आप 6 घंटे में सीता जी के मायके से सीता जी की ससुराल चले जाएंगे। वो भावनात्मक कनेक्ट किया उन्होंने कहा कि जो हर गांव से हम लोगों को दर्शन करने के लिए बुलाएंगे, बीजेपी को जिताइए। एक तरीके से बार्टर किया उन्होंने मंचों से, चुनावी मंचों से जनता से ऐलानिया कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, हम आपको अयोध्या में दर्शन करने के लिए, कार सेवा करने के लिए गांव-गांव से निमंत्रण भेजेंगे, बुलाएंगे। तो एक उनका भावनात्मक जो जुड़ाव है लोगों का राम मंदिर के प्रति, सीता जी के वहाँ जो सीतामढ़ी है उस इलाके में, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने आप में यहाँ एक भव्य मंदिर की परिकल्पना करते हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो बीजेपी के हनुमान बने हुए थे इस चुनाव में, वो कह रहे थे इस बात को कि नहीं, सीतामढ़ी में राम से कमज़ोर मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, सीता जी का राम मंदिर की तरह बनना चाहिए। तो इस तरह की कुछ परिकल्पना। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना काम किया, अगर उनके सारे जो लोग हैं, माले ने बहुत अच्छा काम किया, इससे बेहतर प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टियों का नहीं हो सकता था। उसके आगे वो जाते तो उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं होने वाली थी। माले के नेता भले इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा करते, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जितना माले का जो लेनिनग्राद इलाका है, जो एक ख़ास तौर पर कहते हैं कि वो आपका जो जहाँ वामपंथियों का एक अच्छा गढ़ है, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छी स्थितियाँ उनकी हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया सारी चीज़ों की। लेकिन जो कांग्रेस श्रिंक कर गई, जो कांग्रेस कोलैप्स कर गई, उसका नुकसान हुआ। अगर यही सीटें तेजस्वी लड़ रहे होते तो मुझे लगता कि उनका जो 68 है स्ट्राइक रेट, 50 स्ट्राइक रेट भी रहता तो 10 सीटें और बढ़ जाती। आज तेजस्वी यादव को हम मंच पर देख रहे होते। ऐश्वर्या,
हेलो। तो लगातार हम पटना से जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और अब तक करीब 14 मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री को मिला करके वो शपथ ले चुके हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने शपथ ली थी। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली थी। ऐश्वर्या, जैसा हम कह रहे थे अभी हम मंत्रियों की लिस्ट देख रहे थे, उन्होंने शपथ तो ली। मुझे नजर आ रहा है, देखिए अभी ये जाले के विधायक हैं मिश्रा जी, ये जीवेश मिश्रा, इन्होंने शपथ ली। ये भी दरभंगा का है, ये वहाँ मिथिलांचल का है। दूसरे जो कई हम देख रहे हैं कि दरभंगा, मधुबनी, ये मुजफ्फरपुर से रामसूरत राय ने भी शपथ ली है। रामसूरत राय मुजफ्फरपुर से हैं। यहाँ मंत्री संतोष शर्मा, सुरेश शर्मा चुनाव हार गए हैं। नगर विकास मंत्री थे नीतीश की गवर्नमेंट में, बीजेपी कोटे से आते थे, लेकिन वहाँ अब मुजफ्फरपुर की एक अन्य सीट से रामसूरत राय जीते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। तो मिथिलांचल को मंत्री मंडल में भी पूरा जो सहयोग उनको रखा गया, शामिल किया गया है, वो चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, ये पूरा जो इलाका है इसको एक तरीके से बहुत अच्छा भौगोलिक कनेक्ट करने की कोशिश की मंत्रिमंडल में। बाकायदे उनको एक अच्छा दिया गया है, प्रतिभाग दिया गया है, उनको प्रतिनिधित्व अच्छा दिया गया है। क्योंकि मिथिलांचल ने बीजेपी को और जो उनका गठबंधन है एनडीए को सत्ता के करीब पहुंचाया है, तो मिथिलांचल को मंत्री भी ठीक ठाक दे दिए गए हैं। पिछली बार मुझे लगता है कि सुरेश शर्मा ही उस इलाके से मंत्री थे, लेकिन इस बार 2 मंत्री और दे दिए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, ये देखना होगा जी। रामसूरत राय जिनकी हम चर्चा कर रहे थे वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं। और मुजफ्फरपुर अपने आप में, यहाँ से सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री थे, वो चुनाव हार गए हैं इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार से। तो रामसूरत राय को, ये यादव हैं, बेसिकली राय लिखते हैं, लेकिन यादव बिरादरी से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, और इनको मंत्री बनाया गया है। तो ये भी अपने आप में अब देखने को मिल सकता है। रामजीत पासवान राजनगर मधुबनी से आते हैं, राजनगर विधानसभा है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर 3 मंत्री इस मंत्रिमंडल में दिख रहे हैं, जो अपने आप में एक बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। और बीजेपी को यहाँ जबरदस्त सफलता मिली है मिथिलांचल में, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछली बार 1 मंत्री था, इस बार 2 मंत्री और बीजेपी ने बढ़ाए हैं कि जो भी बची कुछ सीटें हैं, अगर अगला 25 का चुनाव है तो यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी में हो। बीजेपी एक तरीके से अंचलों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है, लोगों को प्लेस करती है, कई स्तरीय चुनावी रणनीति होती है। उसका ये नतीजा है कि 51 से 71 सीटें आ गए। कोई मतलब इसमें कोई करिश्मा नहीं, उनकी मेहनत दिख रही है ये इसमें। और नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी और चिराग पासवान के फैक्टर ने बिल्कुल श्रिंक कर दिया। वो चीज़ें नीतीश कुमार के पास काडर है, लेकिन बीजेपी जैसा काडर नहीं है। आरजेडी के पास काडर है, उसकी सीटों में बहुत फर्क नहीं पड़ा, और वो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में। जी बिल्कुल। तो बिहार में पल बदलते समीकरण, इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। जिस तरह नीतीश कुमार का राज तिलक एक बार फिर से हुआ है और बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिल करके सरकार बनाई है। एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर से बन रही है। नीतीश मुखिया के तौर पर इस सरकार के लीडर हैं। हालांकि बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी नीतीश ही चुनाव का चेहरा हमेशा रहे, नीतीश ही मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा रहे और उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था। इसलिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के लिए तय किए गए हैं सर्वसम्मति से। तो ये तस्वीरें जो बिहार में राजधानी पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन पटना से लाइव तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, उनके साथ जो मंत्रिमंडल है मोटे मोटे तौर पर वो भी शपथ ले चुका है। शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है, हो चुका है, राष्ट्रगान हो रहा है। इसका मतलब शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है और सारी चीजें सब कुछ सामने आ चुकी है। अब कुछ दबा छिपा नहीं है। ऐश्वर्या, बहुत 2 बड़े नाम मंत्रिमंडल में इस बार नहीं है। डॉक्टर प्रेम कुमार गया से 8वीं बार विधायक
इस बार चुनाव जीते हैं लगातार 8वीं बार। उनसे पिछली बार हमारी बात हो रही थी तो हमने उनसे सवाल किया था कि भाई डॉक्टर साहब प्रेम कुमार जी, ऐसा क्या है आप में जो लगातार आपको 7 बार गया कि जनता ने विधायक बनाया? तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहा कि भाई ये जनता जनार्दन की कृपा है, मुझ में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं तो एक सामान्य जनसेवक हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पिछली बार वो कैबिनेट मंत्री थे, उनके पास आधा दर्जन विभाग थे कृषि समेत, डॉक्टर प्रेम कुमार के पास। लेकिन इस बार प्रेम कुमार का चेहरा कहीं नज़र नहीं आया, कहीं जिक्र तक नज़र नहीं आया। डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अब कोई उम्र का भी मसला नहीं नज़र आता है उसमें, क्योंकि 60 और 62 साल के आप उप मुख्यमंत्री 2 बना रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और कई ऐसे मंत्री हैं जो उम्रदराज हैं। तो अब डॉक्टर प्रेम कुमार उसी की इर्द गिर्द 65-62 साल की उम्र होगी उनकी। लगातार वो चुनाव जीतते रहे। हो चुका है नीतीश कुमार, जिन्होंने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और शपथ ग्रहण समारोह से अब वो जा चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण समारोह से हम आपको दिखा रहे थे। साथ ही बिहार की राजनीति में इस बार चुनाव के बाद जो समीकरण देखने को मिले उनको भी समझने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से एक मजबूत विपक्ष बिहार को इस बार मिला है, तो सरकार के लिए तमाम तरीके की चुनौतियां होंगी, और साथ ही बीजेपी और जेडीयू की जो दोस्ती पिछले काफ़ी सालों से कायम है वो कितनी आगे बढ़ पाएगी, और एलजेपी उसका क्या भविष्य होगा, इन सब चीज़ों पे अब गौर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिलहाल अपने मेहमानों को धन्यवाद देने का वक्त। विदा लेने से पहले आप सभी से दर्शकों, प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। दुर्गेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सारे समीकरणों को हम तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हेल्थ ऑयल की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार हम मिलजुल कर मनाएं। हैप्पी दिवाली। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया